हस्तिनापुर गांव में रहने वाली सरोज के 5 बेटे थे। उसका पति जगदीश पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले जगदीश का स्वर्गवास हो गया था। समय के साथ सरोज के सभी बेटे जवान हो गए और उन्होंने पिता के कपड़ों के सीमित कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में बदल दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे सरोज के 5 बेटों ने मिलकर सरोज का मान ही बढ़ा दिया भाई। पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और फिर उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहा रमेश भाई। अमीर रईस होने का सरोज के मन में जरा भी अहंकार नहीं है। जरूर ही पिछले जन्म में इसने पुण्य किए होंगे, तभी जाकर इस कलयुग में इसे 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सरोज के प्रति गांव वालों के मन में काफी इज्जत थी। पैसे वाली होने के बावजूद भी उसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था। अरे मेरे 5 पांडु, यहाँ पर आओ। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, शाम को बात हो सकती है। कामकाज के प्रति क्या इतना मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते? मोहन भैया, तुम माँ की बात सुन लो, हम चारों कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने तुम 5 भाइयों के लिए लड़कियां पसंद की हैं। सभी खानदानी और रईस खानदान की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी उसका तीसरा बेटा कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। माँ, शुरुआत से ही हम 5 भाइयों की सोच यही रही है कि हम गरीब घरों की बेटियों को ही इस घर में दुल्हन बनाकर लाएंगे। माँ, प्रदीप सही कह रहा है। अरे पगला गए हो क्या तुम लोग? अगर मैं किसी गरीब की बेटी को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का मेल भी नहीं देखा कहेंगे। माँ, आपको जमाने की पड़ी है, बल्कि ये सोचो कि किसी गरीब की बेटी का हाथ थामने से किसी गरीब पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। सरोज करूंगी। वीरपुर गांव जहां घरों में गुसलखाने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए गांव की औरतें खुले में नहाने को मजबूर थी। अरे नई बहू, सोकर उठी नहीं क्या? स्नान के लिए नदी पर जाना है। बड़ी भाभी, नहाने के लिए नदी पर? लेकिन यूं खुले में नहाते हुए कोई देख लेगा तो? हाँ सुधा, इस गांव में औरतें खुले में ही नहाती हैं और वैसे भी गांव के लोगों को पता है कि जिस समय गांव की औरतें नदी पर नहाने जाती हैं, उस समय गांव के मर्द नदी के आसपास भी नहीं फटकते। अच्छा, अब देर मत करो, वैसे भी नदी किनारे इस समय सुनसान होता है। हम जल्दी से नहाकर आ जाएंगे। मालिनी और सुधा नदी पर नहाने के लिए जाती हैं। गांव की बहुत सी औरतें पहले ही नदी पर नहा रही थी। सुधा को बहुत शर्म आ रही थी। मालिनी भाभी, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। अरे काहे का शर्मा रही हो बहू रानी? हमें इतने साल हो गए, आज तक तो हमें किसी ने देखा नहीं, तो अब कौन देखेगा? चौधरी साहब से सब डरते हैं, इसलिए नदी किनारे कोई मर्द नहीं आता, सिर्फ औरतें ही नहाती हैं। सुधा को बहुत अजीब महसूस हो रहा था, पर वो करती क्या? मजबूरी में उसे मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी में उतरना ही पड़ता है। बड़ी मुश्किल से सुधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थी, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है। मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो। किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। और ये सच था, गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार। तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। गांव के चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर
और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटोएं उन्हें दिखा देते हैं। तो देर किस बात की है, कल दिन में जब वे दोनों नहा कर जा रही होंगी तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गई। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे, या फिर जमींदार साहब आज अपनी गलती पर खुद ही शर्मिंदा थे। आज उनके घर की इज्जत पर दाग लगते लगते बच गया। चौधरी साहब, हमने ब्लैकमेल करने वाले दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। वो गुंडे वीरपुर गांव पर बहुत समय से नजर रखे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि वीरपुर गांव की औरतें खुले में नहाती हैं। पर हमें खुशी है कि आपकी छोटी बहू सुधा ने जो हिम्मत दिखाई और उन बदमाशों के खिलाफ हमारी पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई, उसकी हमें दाद देनी होगी। अच्छा चौधरी साहब, मैं चलती हूँ, नमस्ते। मैंने आपको कितनी बार समझाया था, घर की बहुओं का खुले में नहाना ठीक नहीं, पर आप नहीं माने। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहुओं के लिए घर में गुसल खाने की व्यवस्था जरूर। बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली तो वहाँ पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो शर्मिली से पूछता है, डायपर? अरे शर्मिली, ये एडल्ट डायपर किसका है? जी, ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहाँ मर्जी सुसु पोटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति वहाँ पर आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पोटी कर दी थी। गबरू, क्या ये सब सच है? आप इससे क्या पूछ रहे हो जी? ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? भले ही ये कुछ बोल ना पाए, पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा। इंसान थोड़े ना है ये। शर्मिली हर रोज डायपर पहनकर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पोटी लगी हुई थी। पोटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शर्मिली की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकते हुए इसे शर्म नहीं आती। ओमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। शांति, अरे ओ शांति! क्या हुआ ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पोटी से भरा हुआ? अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। हाँ हाँ, ये पक्का कुत्ते का काम है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? भला कोई कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोग के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। इतना कहकर ओमवती वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुँच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुँच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मिली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। गबरू, मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में। से रमेश बोल पड़ता है, क्या बात है सुमन, मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूँ। जब से तुम्हारे बुढ़े ससुर ने मुझे देखा है तब से तुमने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। अरे उस बुढ़े को मार कर फेंक क्यों नहीं देती? और तुम कह रही थी कि तुमने अपने पति महेश को बुलाया है। अरे कुछ तो खबर देती, तुमसे मिले बिना मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। मुझे तुमसे आज ही मिलना है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम आज शाम को ही मुझसे मिलने आ रही हो बस। रोशन जैसे ही फोन रखता है, महेश थोड़ी देर के लिए सदमे में आ जाता है। उसने वो सब अपने कानों से सुन लिया था जिसके ऊपर वो कभी भी यकीन नहीं करना चाहता था। तुम आवाज लगा रहे थे, किसका फोन था? तुम्हारे आशिक रोशन का। क्यों, घबरा क्यों गई सुमन? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। अरे मेरी बात तो सुनो महेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। सुमन गुस्से में महेश के सिर पर बराबर में रखा डंडा मार देती है। तभी महेश के पिता जानकी दास आ जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू मेरे बेटे को जान से मारना चाहती थी। इसे ले जाइए और ऐसी सजा दीजिए कि आज के बाद ये किसी का भी घर बर्बाद ना करे। मुझे छोड़ दो महेश, मुझे माफ कर दो। इसे ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया।
सुमन को पुलिस पकड़कर ले जाती है। पुलिस रोशन की तलाश में बहुत दिनों से थी। रोशन को भी पकड़ लिया जाता है। वो एक नामी बदमाश था। उसके बाद महेश अपने पिता को लेकर शहर आ जाता है। उसे अफसोस था कि काश सुमन जैसी धोखेबाज लड़की से 1 साल पहले उसकी शादी ना हुई होती तो आज उसे ये दिन न देखने पड़ते। पर जब अपने पिता का हाथ वो अपने कंधे पर रखा देखता है तो उसे तसल्ली हो जाती है कि कहीं न कहीं आज उसके साथ गलत होने से बच गया था। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की